वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम एक्लेजिया की। तो एक्लेजिया बेसिकली क्या है? एक्लेजिया इज़ मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ एसोफेगस एंड इट हैज़ मेरिट एज इट इज़ द ओनली मोटिलिटी डिसऑर्डर हुज etiology इज़ वेल अंडरस्टूड एंड इट रिस्पॉन्ड टू ट्रीट। उसके बाद उन्होंने इसमें क्या बताया है कि ये एक मोटेलिटी डिसऑर्डर है, किसका? एसोफेगस का। इसमें होता क्या है कि मोटिलिटी डिसऑर्डर में इटियोलॉजी बेसिकली अंडरस्टूड है इसकी, और ये रिस्पॉन्ड भी करता है ट्रीटमेंट को। एक्लेजिया में रिफ्लेक्स का फेलियर हो जाता है। टर्म एक्लेजिया मीन्स फेलियर टू रिफ्लेक्स। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर प्रेशर। इसमें जो है लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर जो होता है उसका प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से फेलियर टू रिफ्लेक्स हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू डीग्लूटिनेशन। उसके बाद उन्होंने बताया इट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन द ऑब्बैच प्लेक्सिस। इट द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल इज presumed to be a neurologic degeneration which is either idiopathic to or due to infection। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया है वेरिसेला जोस्टर और टेम्सोमा क्रूजाई विच कॉज द कैगा डिजीज। दिस इज सेलेक्टिव लॉस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। LES remains lower esophageal sphincter remain contracted and there is infected peristalsis in the body of the esophagus which dilate the progressively and subsequently loss of progressive peristalsis in the body of esophagus। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर है ना, वो कंटिन्यूसली हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड रहता है और उसकी जो पेरिस्टाल्सिस होती है वो इनफेक्टेड होती हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर पेरिस्टाल्सिस होंगी तो फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है के बाद रिलैक्सेशन की भी एक फ़ेज़ आती है, लेकिन बेसिकली इस डिज़ीज़ में रिलैक्सेशन फेज़ नहीं आ रही होती। डेट्स वाई वो कंटिन्यूसली हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। उसके बाद उन्होंने कहा प्रोग्रेसिवली एंड सब्सिक्वेंटली लॉस ऑफ प्रोग्रेसिव पेरिस्टाल्सिस इन द बॉडी ऑफ एसोफेगस विद टाइम दिस फंक्शनल disorder result in the anatomical alteration seen on the radiograph। जब जैसे जैसे वह गुजरता है तो उसमें एनाटमिकली अल्ट्रेशंस भी आना शुरू हो जाती हैं, इवन की जो रेडियोग्राफ्स पर भी शोज होती हैं, जैसा कि डायलेटेड एसोफेगस विद टैपरिंग ऑफ इट्स लोअर एंड बर्ड्स बीक अपीयरेंस। क्लिनिकल फीचर्स की जब हम इसमें बात करें तो डिजीज़ इज़ मोर कॉमन इन मिडल एज, और जो है 25 से 45 ईयर्स तक। पेशेंट यूजली प्रेजेंट विद द डिस्पेगिया। रिगर्जिटेशन इज फ्रीक्वेंट विच में ओवर स्पिल इनटू द ट्रैकिया लीडिंग टू एस्पायरेशन निमोनिया। डायग्नोसिस की बात हम करें अगर, तो इसमें हमारे पास आता है बैरियम शैलो। बैरियम शैलो में हमारे पास क्या होता है? बर्ड्स बीक होती है, जिसमें अपीयरेंस हमारे पास क्या होता है? अपीयरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्लेजिया सीन ऑन द बैरियम शैलो। उसके बाद यहाँ पर ऐसे जिस डायग्राम में दिखाया हुआ इस तरह से नज़र आ रहा होता है। देन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बैरियम शैलो शोइंग अ बीक बर्ड नर्विंग ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द एसोफेगस डिफॉर्मिटी विद द डायलेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल एसोफेगस कॉर्टेसी ऑफ डिपेंडेंट ऑफ द रेडियोग्राफी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। देन इसके जो है चेक करने इनके लिए दो मेथड बताए हैं। फर्स्ट वन जो है मैनोमेट्री। इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास मैनोमेट्री ही है। मैनोमेट्री में क्या होता है? ये हमें शो करवाता है कि लोअर एसोफेगियल जो स्फिंक्टर है वो हाइपरटेंसिव है या नहीं। अगर हमारे पास जो है मैनोमेट्री ये शो कर देगी कि लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर जो है हमारे पास हाइपरटेंसिव है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें रिलैक्सेशन नहीं हो रही, तो ये इंडिकेट करेगी कि इसमें एक्लेजिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट प्लान किस किस तरह से हमारे पास है, वो हम कर सकते हैं एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशंस के थ्रू। फोर्सफुल डायलेशन करनी होती है जो कि क्यूरेटिव है 75 to 85% केसेस में। उसके बाद हेलर्स मायोटोमी आ जाती है। इसमें जो है एसोफेगस के लोअर पार्ट में से फाइबर्स को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास बोटुलियम टॉक्सिन आता है जो कि रिलैक्सेशन करवाने के काम आता है, क्योंकि बेसिकली इसमें इशू यही आ रहा
रहा था कि रिलैक्सेशन नहीं हो रही थी और एसोफेगियल स्फिंक्टर की। तो अगर बोटुलिज्म टॉक्सिन जो इसकी रिलैक्सेशन करवा देता है तो इशू सॉर्ट आउट हो जाता है। इंट्रास्फिंक्टेरिक इंजेक्शन ऑफ द बोटुलिज्म टॉक्सिन में कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ LES, relieving the dysphagia. It is usually effective in the 60% of the patient, but the effect is not permanent and the injection has to be repeated after few months. मतलब कंटिन्यूस इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ मंथ के बाद दोबारा से आपको प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक कोई इशू हो तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।